वो ओरिजिनल फिटमेंट बिल्कुल हमेशा काटी जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सीट कवर्स, ये आप देखें। सो इट लुक्स क्वाइट नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं। 5,500 रुपये में इतनी अच्छी बकेट फिटिंग, आई वुड से क्वाइट नाइस। बट उसके अलावा सर ने कि पीछे की तरफ ये सोनेट की बैजिंग और करवाई है, तो इट लुक्स नाइस। सर आपने कहाँ से लगवाई? ये मैंने अमेजन से ली थी, 220-230 रुपये की है इसके साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत सारे लोगों ने आप में से पूछा था कि सोनेट IMT के ऊपर एक रिव्यू बनाइए, तो आज हमारे साथ सोनेट IMT का STX मॉडल खड़ा है और उसके ऑनर हमारे साथ हैं। मैं अभी इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा और साथ ही साथ सारी इनकी अभी तक क्या एक्सपीरियंस है इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड रिव्यू बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सर अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम निखिल है और मैं दिल्ली सरकार में काम करता हूं और शालीमार गार्डन में, जो कि NCR है, दिल्ली NCR, वहां पे रहता हूं मैं। यूपी से मैंने गाड़ी खरीदी है, साहिबाबाद से। STX मॉडल है ये IMT। तो हमारे साथ निखिल जी हैं जो इस कार के ओनर हैं STX IMT के। तो हमारे साथ निखिल जी हैं जो इस IMT के STX IMT के ओनर हैं। अब मैं इनसे कुछ डिटेल में पूछना जा रहा हूँ। वैसे निखिल जी, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी रन कर रहे थे? इससे पहले मैं हुंडई की i10 रन कर रहा था। 2009 मॉडल थी और 2020 में इसको ख़रीदने के बाद मैंने उसे बेचा है। 11 साल चलाया मैंने, बिना फ्लॉलेस चलाया, कोई परेशानी नहीं आई 11 सालों में। तो आपके पास वो पेट्रोल मॉडल था सर या क्या था? पेट्रोल मॉडल था वो। उसमें सिर्फ एक परेशानी ये हुई थी करीब 7 साल के ड्राइव के बाद कि थोड़ा क्लच प्लेट चेंज करना पड़ा था, और क्लच प्लेट चेंज करने का भी कारण वही था जो आपने कल अपनी एक वीडियो में बताया, क्लच पे मेरा पाँव रहता था। उसके बाद से मैंने वो आदत छोड़ दी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी उस गाड़ी में। तो चलिए, हमारी किसी वीडियो से कुछ तो सब लोगों को हेल्प मिलती है। वैसे कल एक वीडियो में मैंने बताया था कि क्या कुछ बेसिक मैनुअल चलाने के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को हम अवॉइड करें। उनमें से एक था कि मैनुअल के अंदर हम क्लच प्रेस करके जो कार चलाते हैं। निखिल जी ने भी बताया कि इनकी लास्ट कार जो थी i10, उसके अंदर क्लच का कुछ इशू आया था, वो भी इसी वजह से क्योंकि क्लच प्रेस करके कार चलाते थे। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो सर i10 के बाद इसको लेना मतलब एक अच्छा जंप है, क्योंकि i10 एक अलग सेगमेंट है, उससे जस्ट एक काफ़ी अबाउ सेगमेंट है। तो आपने सोनेट ही क्यों डिसाइड करी? इस सेगमेंट में और भी कार आती हैं, आपने सोनेट क्यों डिसाइड करी सर? इस सेगमेंट में काफ़ी सारी कारें हैं, मैंने सबके बारे में थोड़ा सा ये किया था, स्टडी किया था। और नेक्सॉन थी, और ये कौन सी गाड़ी आती है, वेन्यू वगैरह भी आती हैं। वेन्यू आती है। तो मेरा बेसिकली जाके जो स्टडी थी वो रुक गई थी वेन्यू और इसके बीच में, क्योंकि मुझे IMT चाहिए थी। मेरे पैर में रॉड डले हुए हैं और मुझे ड्राइव करने में परेशानी होती थी, क्लच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैं ITO पे मेरा ऑफिस है और वहाँ आने जाने में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक काफ़ी होने की वजह से मुझे बहुत क्लच प्रेस करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से IMT फिर मेरी प्रायोरिटी बन गई थी। तो यानी कि जो क्लच लेस ड्राइविंग है IMT की, उसको प्रायोरिटी देखते हुए सर ने IMT खरीदी। अब दोस्तों, IMT इज़ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। वो कैसे काम करता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो क्योंकि सर को क्लच लेस ड्राइविंग चाहिए थी, फटीग फ्री ड्राइविंग चाहिए थी, तो इस वजह से सर ने IMT खरीदा। तो अभी तक सर आप कार कितनी चला चुके हैं? कार मेरी कम चली है, काफ़ी 2,500 किलोमीटर चली है पिछले 8 महीनों में। अच्छा, आपने कार ली कब थी सर? मैंने अक्टूबर 18 को ली थी 2020 में। तो अक्टूबर 18 तो उस टाइम पे प्राइम टाइम था, कार काफ़ी वेटिंग पे थी। तो आपने कार बुक कब कराई थी और आपको कार कब मिली? अगस्त में मैंने बुक कराया था और अक्टूबर में मेरी कार तो वैसे जल्दी आ गई थी, सितंबर में आ गई थी, लेकिन मैं नवरात्रों में लेना चाहता था, तो मैंने 1 महीने कार होल्ड करके रखी। शोरूम में पड़ी रही है कार 1 महीने। ओके। एंड उस टाइम पे आपको क्या प्राइसिंग इसके लिए पे करनी पड़ी थी? क्योंकि अभी तो इसके 2 बार प्राइजेस रिवाइज हो चुके हैं, तो अब उस टाइम आपने कितना प्राइस इसके लिए पे किया था सर? देखिए, उस टाइम ये प्राइस 10,09,99 की एक्स शोरूम आ रही थी। मेरा बजट HTK प्लस का था, जो कि 950 एक्स शोरूम की थी। लेकिन फिर इस बीच में जब कार ख़रीदने से जस्ट पहले मैंने जो बुक कराई थी HTK प्लस ही बुक कराई थी, लेकिन कार ख़रीदने से ठीक पहले मुझे एक रिव्यू दिख गया जिसमें HTX और HTK प्लस के बीच का कंपैरिजन बहुत डिटेल में दोनों कार खड़ी करके बताई गई थी, और मैंने इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखा कि मुझे लगा कि 50,000 रुपये में करीब करीब 1 लाख का ये वैल्यू एडिशन है एटलीस्ट। तो फिर मैंने HTX में ही परचेज़ किया 999 में। थोड़ा सा मैं जंप कर गया अपने बजट को।
तो अब तो सर कुछ जैसे इसका न्यू वेरिएंट आ चुका है अपडेटेड, जिसमें थोड़े से प्राइसेस बढ़ाने के बाद बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं, अलॉय व्हील्स ऐड हो गए हैं, कुछ सेफ्टी फीचर्स ऐड हो गए हैं, जैसे आपके ट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स ऐड हुए हैं। तो कहीं आपको कुछ ऐसा रिग्रेट फील होता है क्या कि यार थोड़े दिन वेट कर लेता तो शायद अपडेटेड फीचर मिल जाते कुछ पैसे दे के? देखिए, सेफ्टी इशू का जहाँ तक सवाल है तो i10 मैंने 11 साल चलाया, उसमें एयर बैग्स भी नहीं थे। तो आप सुरक्षित से चलाइए, अच्छे से चलाइए, आपको सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं आएंगे। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और काफ़ी मुझे पसंद है ये गाड़ी। दोस्तों बड़ी बात है ये, हमेशा से इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गाड़ी हमेशा कंट्रोल्ड स्पीड पे चलाएंगे तो सेफ्टी के इशू वैसे भी नहीं आएंगे। बहुत सारे तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे होते हैं जिसमें कार के 2 टुकड़े 4 टुकड़े हो जाते हैं, लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। बट आप कभी भी देखेंगे तो सारे वीडियोस वो होंगे जिसमें कार बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड पे होगी, 150 किलोमीटर की स्पीड पे होगी। अब ऐसी स्पीड पे ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कितनी भी सेफेस्ट कार हो, उसमें ज़िंदा बच पाना एक टफ टास्क हो जाता है। रही बात सर, अभी आप बोल रहे हैं कि आपने कार 3000 किलोमीटर चलाई है, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एक बार में आपने कार कितनी लंबी चलाई है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में यहाँ से जयपुर गया हूँ जो लगभग 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना, 600 किलोमीटर चलाई गाड़ी मैंने। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 300 किलोमीटर कर सकते हैं वन वे में। तो उस 300 किलोमीटर की डिस्टेंस में लॉन्गेस्ट चलाने में कोई प्रॉब्लम किसी तरह की आपने फेस करी हो, आपको लगा हो यार मैं ये नहीं लेता या कोई दूसरी ले लेता, या कोई किसी भी तरह का कोई इशू आपको आया हो? बहुत स्मूथ ड्राइव थी मेरी, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत मज़ा आया ड्राइव करने में। थकान ज़रा से भी नहीं हुई क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे, 12 बजे पहुँचे जयपुर और फिर थोड़ा सा 1 घंटे आराम करने के बाद हम लोग फिर सारी फैमिली घूमने निकल गए थे जयपुर देखने। कोई थकान नहीं आई। और थोड़ा सा IMT में लोगों को ये होता है कि कहीं गाड़ी स्लोप में पीछे ना चली जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जयपुर में आमेर फोर्ट पे गया था, जो गाड़ी लेकर गया था, जो कि मुझे लगता है कि 45 डिग्री से कम स्टीप पे नहीं है, उस पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मेरे पास पहले से था, काफ़ी एक्सपीरियंस। आप हैंड ब्रेक को और एक्सीलेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको गाड़ी कभी भी पीछे नहीं जाएगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा IMT के अंदर इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही थी कि जो स्लोपी एरियाज़ थे या हिली एरियाज़ थे उन पे कार पीछे की तरफ स्क्रॉल हो रही थी या पीछे की तरफ स्लिप ऑन हो रही थी। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वैसे तो अब हो गया है क्योंकि सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन कर दिए हैं, हिल स्टार्ट लॉन्च असिस्ट ऐड कर दिया है। बट पहले भी ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें आ रही थी, दोज हु रियली डिड नॉट नो कि हैंड ब्रेक एंड एक्सीलरेटर का यूज़ प्रॉपर कैसे करना है। अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे, उसकी टाइमिंग एग्जैक्ट रखेंगे, उसको हैंड ब्रेक को रिलीज़ करने का और एक्सीलरेशन की आप टाइमिंग एक्यूरेट रखेंगे, तो स्लिपिंग की प्रॉब्लम या स्लिपरी जो इशू था वो नहीं आएगा। बट अब तो प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो गई है। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल में सर आपको गाड़ी ने माइलेज वगैरह क्या निकाल के दिया? देखिए, जाते समय मुझे तो ज़्यादा अंदाज नहीं था, जाते समय 16-17 की माइलेज आई थी, लेकिन लौटते समय पूरे रास्ते मैंने क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल किया तो गाड़ी ने 20 से ऊपर का लगभग 21-22 का एवरेज दिया गाड़ी ने। दोस्तों एक अच्छी बात है, कार के अंदर STX मॉडल ऑनवर्ड्स क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। हर एक जना उसको यूज़ नहीं करना जानता। वैसे आप उसके यूज़ करने की वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हाउ टू यूज़ क्रूज़ कंट्रोल इन दी कार, आप उसको चेक करके देख सकते हैं। एंड जैसा कि सर बोल रहे हैं कि क्रूज़ कंट्रोल के यूजेस के बाद इनका माइलेज बहुत अच्छा हो गया था। बट 15, 16, 17 की एक माइलेज भी मैं बोलना चाहूँगा। पेट्रोल जैसी गाड़ी जिसमें आपको 1 लीटर टर्बो इंजन आता है एंड विद फुल ऑक्यूपेंसी हाईवे पे अगर दे रही है तो इट्स अ गुड माइलेज। उसके अलावा सर आपको जैसे सेफ्टी या कार की बिल्ड क्वालिटी के बारे में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि कार की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तरह तरह की वीडियोस चैनल पे चलती हैं, यूट्यूब पे हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक अपने एक्सपीरियंस की एक वीडियो शेयर की थी। तो आपको पर्सनली इसकी बिल्ड क्वालिटी पे क्या लगता है सर? कि बिल्ड क्वालिटी हम लोग जो लेमैन है वो तो इतना ही जानते हैं कि डोर का वेट कितना है और ये जो इसका हुड है इसका वेट कितना है, तो उसके हिसाब से तो मुझे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी। लेकिन तरह तरह के वीडियो आते हैं वो थोड़ा सा विश्वास डगमगा देते हैं इसके बारे में।
सही बात है फ्रेंड्स, बट बिल्ड क्वालिटी के साथ सेफ्टी फीचर्स कितने हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप कार जो भी बाय करें आप हमेशा उसमें ये देखें कि सेफ्टी फीचर्स कितने हैं। एंड एज आई सेड कि अब सोनेट के अंदर सेफ्टी फीचर्स की उसकी अपग्रेड कर दिए गए हैं। लेटेस्ट STX मॉडल ऑनवर्ड्स भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दे दिए गए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अब सेफ्टी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स रहेंगे। हाँ, रही कुछ बॉडी बिल्ड स्ट्रक्चर की बात, वो हर एक कार में अलग अलग मिलता है, किसी में थोड़ा कम मिलेगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। सर उसके अलावा कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स जो कि सोनेट के अंदर हमेशा हर कोई बोलता है कि इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। तो आप 3000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, लोकल ट्रैवलिंग भी आपकी ज़्यादा होती है। वैसे तो आपकी 3000 किलोमीटर गाड़ी चली है, बहुत कम चली है। मे भी शायद गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑलरेडी एक व्हीकल अलॉटेड है। तो और हाईवे पे भी आप लेके गए हैं, जयपुर भी आप लेके गए हैं, फैमिली के साथ भी आप जाते रहते हैं। तो इन 3000 किलोमीटर में इस सस्पेंशन से रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या ये प्रॉब्लम आपको एक्चुअल में कितनी सही लगती है? देखिए, स्टिफ साइड पे थोड़ी सी है, थोड़ा फील होता है, लेकिन हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसी वजह से शायद कंपनी ने ऐसा किया है, तो थोड़ी सी स्टिफ साइड पे है। बिल्कुल दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कई सारी वीडियोस में कि जो सस्पेंशन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर सस्पेंशन होता है, एक स्टिफ होता है। स्टिफ सस्पेंशन हमेशा आपको छोटे छोटे से पॉट होल्स फील कराएगा लोकल में, बट वहीं जब आप हाईवे पे निकलते हैं तो स्टिफ सस्पेंशन आपको बेटर स्टेबिलिटी देता है, रोड ग्रिपिंग अच्छी देता है एंड कॉन्फिडेंस फील कराता है। वेयर एज इसका अपोजिट सॉफ्टवेयर होता है जो आपको लोकल ट्रैफिक में पॉट होल्स फील नहीं कराएगा, बट वहीं अगर आप हाईवे पे लेके निकलते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस या उतना आपको ग्रिपिंग नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्टिफ है, तो हाईवे के लिए बहुत अच्छा है। एंड सर इसमें आप फैमिली में कितने मेंबर हैं सर? फैमिली में 4 मेंबर हैं। ओके। और 4 मेंबर ही गए थे जयपुर। अच्छा, तो जैसे इसमें बोला जाता है कि जो रेयर सीट है उसका कंफर्ट थोड़ा कम है, लेग रूम थोड़ा कम है, तो आप चारों मेंबर गए थे तो पीछे की सीट भी आपकी ऑक्यूपाई हुई होंगी। तो आपको कोई किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो कि रेयर में सीट कंफर्ट कम है या लेग रूम कम है, कोई ऐसा कोई इशू सर? देखिए, लेने के पहले भी मैंने काफ़ी स्टडी करी थी, तो बहुत सारी बातें हुई थी कि इसमें पीछे स्पेस कम है और 3 लोग बड़े आराम से नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरी गाड़ी सिंगल हैंड ड्राइव ज़्यादा होती है, मैं अकेला ज़्यादा गाड़ी लेकर ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ। रेयरली ही यूज़ होती है, जो पीछे फैमिली पूरी बहुत महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार फैमिली निकलती है। उसके लिए मैं फिर गाड़ी की जो इतनी सुंदर दिखने में लगती है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। यस फ्रेंड, देखिए बहुत वीडियोस में मैंने भी बताया है या मेरे से कोई लोग सजेशन भी लेते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेंड सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी रेयर सीट कितनी यूज़ होनी है। आपकी रेयर सीट अगर यूज़ ही कम होनी है, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए मंथ यूज़ होनी है, तो उसके लिए कार की और जो फीचर्स हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा सर, बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं, या वीडियो वायरल क्या बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ हमेशा कई लोगों से सुनने को मिली है कि इसकी सनरूफ में लीकेज का इशू है बारिश में। वैसे मैंने भी दिखाया था अपनी एक वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकली वो था नहीं। कहीं आपको तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी बारिश में? नहीं, बारिश तो ज़्यादा झेली नहीं है इस गाड़ी ने अभी तक, लेकिन हाँ, जितनी भी बारिश झेली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हाँ, वीडियोस भी आ रहे हैं इसके लीकेज के, तो ये बात तो सही है कि कुछ गाड़ियों में लीकेज का इशू होगा, ज़रूर होगा। यानी कि वो प्रॉब्लम जो है वो किसी कार स्पेसिफिक हो सकती है, किसी पर्टिकुलर मतलब मॉडल स्पेसिफिक या कार स्पेसिफिक हो सकती है। तो अगर ऐसा किसी कोई पर्टिकुलर कार के अंदर आ रहा है तो उनको नियर बाय वर्कशॉप विजिट करनी चाहिए, देखना चाहिए कार के अंदर क्या इशू है और उसको शॉर्ट आउट कराएं। और ये प्रॉब्लम कॉमन नहीं है, सिर्फ लिमिटेड कारों तक है। सर उसके अलावा एक स्टार्टिंग में जब IMT आया था तो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एस्केलेट हुई थी या बहुत ज़्यादा चली थी कि हीटिंग इशू। कार जब हम चलाते हैं तो हीट कर जाती है और इसका जो MID है उसके अंदर एक मैसेज आता है, योर कार इज़ हीटिंग, आप इसको रोक लीजिए, थोड़ा कूल होने दीजिए। आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है क्या अभी तक? मैंने तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, क्योंकि मैंने मैनुअल पढ़ा है इसका जी। 1 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट जब मैं करता हूं तो 1 मिनट के बाद आप पहले देखिएगा, जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इसका RPM 1500 के आसपास होगा। आप वेट करिए, गाड़ी का RPM अपने आप 1000 पे आएगा और गाड़ी की साउंड बहुत कम हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद लेके निकलिए। और गाड़ी का मैनुअल भी कहता है कि 150 किलोमीटर चलाने के बाद 15 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कारों के साथ जो यूज़र मैनुअल दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आप उसमें देख लीजिए कार को चलाना क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस है, फीचर्स हैं। तो सर ने यूज़र मैनुअल अच्छे से पढ़ा है, तो मैं आपको उस यूज़र मैनुअल को और थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वैसे मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा हीटिंग इशू से रिलेटेड,
क्यों आता है वो हीटिंग इशू और कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कार को गलत तरह से चलाना। ड्राइविंग एक उसका मेन सबसे बड़ा वो है, अगर आपके ड्राइविंग प्रॉपर है, आप ड्राइविंग उसको ठीक से करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ड्राइविंग में क्या इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों वीडियो में ही बताऊंगा, अभी सब बता दूंगा तो वीडियो के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो क्योंकि सर ने वो मैनुअल अच्छे से पढ़ रखा है, सर को पता है कार को कैसे चलाना है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम सर को नहीं फेस करनी पड़ रही है। तो जिनको फेस करनी पड़ रही है उनको अपने ड्राइविंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एंड एक $1 मिलियन क्वेश्चन कि सर आपने इतने लंबे टाइम से इस कार को रखा है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस कार के बारे में? क्या कस्टमर्स को लेनी चाहिए, या इसके अलावा और कौन सी कार वो देख सकते हैं, या इस प्राइस ब्रैकेट में और कौन सी कार अच्छी आप सजेस्ट करना चाहेंगे, या सोनेट के लिए आपके क्या रिव्यूज़ हैं? देखिए आपके रिव्यूज़ बहुत बड़े मतलब रोल प्ले कर सकते हैं बाइंग में। एंड आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे कार के बारे में, बाय करनी चाहिए या नहीं? देखिए बाई कर सकते हैं इस गाड़ी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो IMT की तरफ से ज़्यादा इस पे तरफ गया था IMT देख करके, क्योंकि IMT सिर्फ वेन्यू में आ रही थी और इसमें आ रही थी, और इसकी डिज़ाइन और लुक मुझे वेन्यू से कई गुना ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं इसकी तरफ गया। इसके अलावा कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, आजकल नेक्सॉन भी बहुत चल रही है। इको स्पोर्ट के बारे में भी तो कहते हैं कि सबसे मतलब इंजन उसका सबसे ज़्यादा स्मूथ है, और कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना प्रायोरिटी देख करके गाड़ी सेलेक्ट करना चाहिए, किसको क्या चाहिए गाड़ी में। गाड़ियाँ सारी अच्छी हैं। जाहिर सी बात है कि किसी कार को बाय करते टाइम आपने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी देखने की ज़रूरत है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी फीचर्स हैं, इंजन है, पेट्रोल है, डीजल है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है। उसके बाद आप प्रायोरिटी डिसाइड करें। अब सर को IMT लेनी थी तो IMT में ऑप्शन ही 2 थे, एंड उसमें से सर की प्रायोरिटी ये थी। सर एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस कार को आउट ऑफ 10 मार्क्स कितने देना चाहेंगे? आपके अकॉर्डिंगली इसकी रेटिंग 10 में से आप कितने मार्क्स इसको देंगे? 10 में से देखिए 7.5 या 8 सफिशिएंट है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें जो है गाड़ी की फिनिशिंग में कहीं कहीं मुझे थोड़ी सी लगती है कि गाड़ी की डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसको इंटीरियर में थोड़ा सा साफ़ करते वक्त इसका AC का जो ऊपर नीचे करने वाला होता है वो टूट गया है, इसलिए थोड़ा सा इसका, और मुझे डोर लॉक हैंडल खोलने वाला जो होता है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर क्वालिटी का लगता है। तो थोड़ी सी इंटीरियर की जो है ना उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। इंटीरियर में जो भी एक्सेसरीज है उसको थोड़ा सा उसकी क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। अच्छा, तो सर का एक अच्छा फीडबैक है। तो किया वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को एज ए फीडबैक लीजिए कि अगर कार का जो इंटीरियर बिल्ड स्ट्रक्चर है या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनमें कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। वैसे सर मैं देख रहा हूँ कि आपने कार के अंदर कुछ अच्छी एक्सेसरीज़ भी लगवा रखी हैं, कुछ सीट कवर भी शायद आपने लगवा रखे हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा आपसे पूछना चाहूँ तो आपने क्या क्या चीज़ें इसमें लगवाई हैं? इसके बारे में मैंने एक्सेसरीज़ के बारे में मैंने खुद भी अपनी एक यूट्यूब रिसर्च करी है, अपनी यूट्यूब भी डाली है वीडियो। ओके, दैट्स ग्रेट सर। क्या एक्सेसरीज़ ली है, 20,095 की एक्सेसरीज आ रही थी जो कार 100X गाड़ी के शोरूम के साथ आ रही थी जी। उस 20,095 में मैंने 3-4 चीज़ें हटाई, 3-4 चीज़ें जोड़ी, और वो एग्जैक्ट 20,095 रुपये की हुई। क्योंकि मैं दे चुका था ऑलरेडी 20,095 रुपये, तो मैंने उतने की ही एक्सेसरीज़ ली। कुछ चीज़ें हटाई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। जैसे साइड फिन जो है ये इसकी शो में काफ़ी इम्प्रूव करता है, तो ये मैंने इसमें डलवाया है। और मुझे लगता है ये भी अलग से डलवाया है, ये शायद उसमें या ये थी ये आता है आई थिंक, ये जो किया की बेसिक किट है उसमें ये भी आता है, शायद ये भी आता है क्रोम किट में, ये और ये आता है, ये नहीं आता है साइड में भी शायद आपने एडिशनल करवाया हो या कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, ऑल्ट्रेशन किया हो आपने। डोर वाइज़र आई थिंक आपने लगवाया है। हाँ, डोर वाइज़र लगवाया है, डोर वाइज़र नहीं आता है। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ एक पेट्रोल की मार्किंग भी ये कराई है। ये मैंने अमेजन से ली है। अमेजन में इसके जो पीछे वाला तो शायद अभी नहीं दिखेगा, वो मैं दिखा दूंगा गाड़ी थोड़ी सी आगे करके। उसे अमेजन से मैंने कुछ एक्सेसरीज परचेज़ की है। और इसके अलावा अलग से आफ्टर मार्केट मैंने सीट कवर लगवाई है। सीट कवर तो आपके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सीट कवर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैंने बड़ा यूट्यूब में ही सीख करके मैंने इसको चेंज करवाया था, लेकिन जब चेंज होता हुआ देखा तो मेरा दिल रोया काफ़ी, क्योंकि फाड़ के लिटरली हटा देते हैं नए सीट कवर को। नहीं, तो बकेट फिटिंग है, एंड ये लेदराइट लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लेदराइट हैं ये। तो सीट कवर काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। बट सर ये कितने के लगे आपको? ये 5,500 के लगे सीट कवर।
लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि नई सीट ही ज़्यादा बेहतर होती है हमेशा। जब वो गंदी हो जाए तब चेंज करवा लीजिए, नई सीट को फाड़ के हटा देना कोई समझदारी नहीं है। तो बकेट फिटिंग सीट कवर 5,500 रुपये में एक अच्छा है एंड बट जैसा कि सर रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बकेट फिटिंग के लिए जो इनकी ओरिजिनल फिटमेंट होती है वो हटा देता हूँ। वो ओरिजिनल फिटमेंट बिल्कुल हमेशा काटी जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सीट कवर्स, ये आप देखें। सो इट लुक्स क्वाइट नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं। 5,500 रुपये में इतनी अच्छी बकेट फिटिंग, आई वुड से क्वाइट नाइस। बट दोस्तों बकेट फिटिंग के लिए इसकी हमेशा जो ओरिजिनल फिटमेंट होती है वो हमेशा काटी जाती है, उसके बाद ही कहीं जाके फिट किए जाते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। सर भी ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल सीट को हमेशा ना कटवाएं और थोड़ा बहुत जब चला लें तो जाके लगवाएं। वैसे इसीलिए मैंने भी अभी तक अपने सीट कवर नहीं लगवाए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते भी हैं, सर सीट कवर कब लगवाओगे, तो मैं भी थोड़ा सा भी वेट कर रहा हूँ, रुकने के बाद ही लगवाऊंगा। उसके अलावा सर आपने क्या लगवाया इसमें? इसके अलावा तो और कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक मैं रेयर में और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, सर ने एक चीज़ रेयर में लगवाई है। उसके अलावा सर ने कि पीछे की तरफ ये सोनेट की बैजिंग और करवाई है, तो इट लुक्स नाइस। सर आपने कहाँ से लगवाई? ये मैंने अमेजन से ली थी, 220-230 रुपए की है। इसके साथ सोनेट की, इसके साथ ये एक पेट्रोल लिखा हुआ ये भी था साथ में। अच्छा, 220 में आपको दोनों चीज़ें मिल गई? दोनों चीज़ें मिल गई, और इसको मैंने खुद ही चिपकाया है बस। इसका ये 3M टेप के साथ आता है, उसको निकाल के साफ़ करके चिपका दिया इसको। तो अच्छा लगा दोस्तों। ये तो 220 रुपये में तो मैं बोलना चाहूँगा कि पैसे वसूल हो गए। इसका लिंक डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर करने की कोशिश करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। कोशिश करके मैं भी शायद अपनी गाड़ी के लिए मंगाऊँ। उसके अलावा ये आपने सर मुझे लगवाया है, ये कंपनी फिटेड तो नहीं लग रहे, शायद आपने बाहर से लगवाया है। ये बाहर से लगवाया है, ऐसे ही सामने ये चारों तरफ लगती है, क्योंकि आपने देखा मेरे अपार्टमेंट में नीचे पिलर बहुत जिगजैग तरीके से हैं। मेरी I10 में बहुत बार लग चुका था, तो मैंने सोचा कि ये लगना ज़रूरी है। तो ओवरऑल कुल मिला के कार में सर ने काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ लगवाई हैं एंड कार के बारे में डिटेल भी सर ने आपको सारी दे दी है। तो सर अगर मैं आपसे कंक्लूड करने के लिए बोलूं कि आप इसके बारे में कुछ फाइनल एक लाइन में बोलिए कि कार के बारे में आपके जो फाइनल वर्डिक्ट हैं वो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? फाइनल वर्डिक्ट तो मैं लुक्स में 10 में 10, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, ख़राब नहीं है। बिल्ड 8 8.5 दूंगा बिल्ड क्वालिटी भी। इंटीरियर में थोड़ा सा 7.5 दूंगा, इसलिए मैंने सारा मिला के 7.5 8 कहा था कि इसकी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल कार की रेटिंग सर ने सही दी है, तो आप सब इसको बाय करने के बारे में प्लान कुछ बना रहे हैं तो बना सकते हैं। दोस्तों आपकी इसको लेके क्या राय है आप बिल्कुल हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड कोई भी और इसके अलावा आपकी ओपिनियन हो, कोई आपके सजेशंस हो, आप बिल्कुल दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम ऑल द टाइम्स। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू निखिल जी। थैंक यू।